कल जुमेरात है, उसकी जागीर और हवेली पिंडोरी गोला में है ना? ठीक है, कल तुम मेरे साथ वहां चलोगे और मेरी नजरों के सामने उसे गोलियों से उड़ाओगे। इस तरह तुम हर तरह के शक व शुबे से बालातर हो जाओगे और हम आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर यकीन करने के काबिल हो जाएंगे। बोलो, मंजूर है? फिक्र न करना, मैं और मेरे साथी तुम्हें मुकम्मल तहफ्फुज देंगे। बस पिस्तौल तुम्हें ऐन मौके पर मिलेगा। मैंने सुखबीर की बात सुनकर बेसाख्ता कहका लगाया और खुशगवार लहजे में कहा, यार सुखबीर, तुम वाकई बहुत पहुंची हुई चीज हो। अगर मैं वाकई सरकारी जासूस होता तो तुम्हारे शिकंजे में जरूर फंस जाता। बहरहाल मुझे इस आजमाइश पर कोई एतराज नहीं, बल्कि खुशी है कि मुझे इतनी जल्दी इस फरीजे को अदा करने का मौका मिल रहा है। अब ये बताओ कि तरन तारन और मिट्ठू सिंह का गांव। सुखबीर ने फौरन पिंडोरी गोला कहकर मेरी बात में जोड़ लगाया। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, यहाँ से वहाँ का फासला कितना है और हम कितने लोग वहाँ जाएंगे? सुखबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुम तो वाकई छापा मार लड़ाकों की तरह बात करते हो। अगर तुम वही निकले जो तुम दावा करते हो तो वाहे गुरु की सौगंध तुमसे खूब जमेगी। मैंने कहा, यार सुखबीर, तुम इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ हो? मुझे तो डर है कि उस गरीब मिट्ठू सिंह के बलिदान के बाद भी तुम किसी नई आजमाइश की फरमाइश कर दोगे। मेरी बात सुनकर उसने कहका लगाया। इस दौरान में उसने मेरा रिवॉल्वर जरूर झुका लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पीछे खड़े शेरदिल के पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी खोपड़ी की तरफ होगा। ये अलग बात है कि मुझे उसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं मज़ाहमत का कोई इरादा रखता ही नहीं था, खुसूसन ऐसी सूरत में कि मेरी हतमी आजमाइश के लिए सुखबीर की फरमाइश मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक थी। मुकम्मल तहफ्फुज देने का यकीन दिला रहा था। तभी सुखबीर को याद आया कि मैंने उससे एक सवाल किया था। उसने कहा, तरन तारन यहाँ से 17-18 मील के फासले पर है। पिंडोरी गोला वहाँ से 3-1 मील आगे है। हम जीप में 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं। हम 3 बंदे तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन असल काम तुमको ही करना है। मैंने कहा, हाँ, और ये तो मैं समझ ही सकता हूँ कि इस दौरान मैं मुसलसल तुम लोगों के निशाने पर रहूंगा। सुखबीर ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, यार कुछ भी हो, तुम बंदे समझदार हो। अच्छा ये बताओ, तुम किस हथियार से काम निपटाओगे? मेरी मानो तो 2 नाली शॉटगन इस्तेमाल करना, ताकि निशाना खता होने का खतरा ही न रहे। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, ये ठीक है कि शॉटगन के फायर से उसके थोबड़े के चीथड़े उड़ाकर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इस तरह उसके आसपास मौजूद बेकसूर लोग भी छर्रों की जद में आ जाएंगे। मैं पिस्तौल का मैगजीन उसकी छाती पर खाली करना चाहता हूँ। उसने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर तशवीश उभरी। बोला, लेकिन इसके लिए तो तुम्हें उसके बिल्कुल सामने जाकर करीब से गोलियां चलानी पड़ेंगी। वहाँ उसके गार्ड्स और कम से कम 1 पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद होगा। ये तो बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, भाई, किसी भी बड़े मकसद के लिए खतरा तो मोल लेना पड़ता है। तुम फिक्र न करो, मैं उसके गार्ड्स और संतरी से भी निमट लूंगा। उसने कदरे तशवीश के साथ कहा, तुम गार्ड्स वगैरह का क्या करोगे? क्या उन्हें भी गोली मारोगे? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, मैंने बताया ना, मैं किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता। ये मैं मौके पर तय करूंगा कि इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। बस तुम लोग मेरे पिस्तौल से पहली गोली चलते ही हवाई फायरिंग शुरू कर देना, ताकि वहां अफरा तफरी फैल जाए और उसे बचाने के लिए कोई भी मौसर कार्रवाई न कर सके। हो सकता है गोलियों की अंधाधुंध बारिश से बौखलाकर सारे गार्ड्स और संतरी वगैरह भाग निकलें। मेरी बात सुनकर सुखबीर ने कहका लगाकर कहा, तुम फिक्र न करो, वो तो पहला फायर होते ही वहां से दुम दबाकर भाग निकलेंगे। वो तो अपनी तनख्वाह के लिए मजबूरन चौकीदारी करते हैं। उन्हें उस बेगैरत मिट्ठू सिंह से इश्क थोड़ी होगा कि उसकी खातिर अपनी जान खतरे में डालेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अब जरा मंसूबे को हतमी शक्ल दे लें। कौन सी गाड़ी में कितने लोग जाएंगे? क्या कोई ऐसा बंदा दस्तयाब है जो सीधा हमें पिंडोरी गोला गांव तक ले जा सके? कौन कौन से हथियार साथ ले जाने हैं? अगर बदकिस्मती से हम अपने मिशन में कामयाब न हो सके तो वहां से बाहिफाजत भाग निकलने का मंसूबा भी तैयार करना होगा। सुखबीर और डॉक्टर चौहान ने मेरी बातें गौर से सुनी। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। फिर मुझे सुखबीर के चेहरे पर तहसीन आमेज मुस्कुराहट दिखाई थी। फिर उसने कहा, तुमने जो आखिरी बात की है, इससे मैं कायल हो गया हूं कि तुम एक माहिर लड़ाके हो जो कामयाबी का पूरा यकीन होने के बावजूद नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार रहने पर जोर देता है। डॉक्टर चौहान ने भी मेरी तजवीज करदा हिकमत अमली को सराहा। ताहम मैंने उनकी तारीफ पर कोई रद्द अमल जाहिर न किया तो सुखबीर काम की बात पर आ गया। बोला, फिक्र न करो, तरन तारन तक का रास्ता तो हम सब जानते हैं। वहां से पिंडोरी गोला तक पहुंचाने वाला साथी ढूंढना भी कोई मुश्किल नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर चौहान ने मेहताब सिंह नामी किसी साथी को साथ ले जाने की सिफारिश की जो तरन तारन के इलाके से ही ताल्लुक रखता था। सुखबीर ने उसकी तायद करते हुए कहा, मेरा ख्याल है अगर हम 6-7 लोग 2 जीपों पर वहां पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा।
हथियारों में पिस्तौल और रिवॉल्वर के अलावा 3-4 शॉटगन और 2-3 एनफील्ड MK3 और MK4 राइफलें साथ ले चलेंगे। वैसे 2 जंगल कार्बाइन राइफलें यानी MK5 भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें डमडी टकसाल से मंगवाना पड़ेगा। मैं उसकी बताई हुई तफसील गौर से सुन रहा था। कुछ देर सोच विचार के बाद मैंने कहा, सुखबीर भाई, मेरा ख्याल है एक जीप में 4 बंदे काफी रहेंगे। इतना बड़ा जुलूस खामखा तवज्जो का मरकज बनेगा। ये जहन में रखें कि मिट्ठू सिंह के चमचों की हलाकत पर ही पुलिस ने पूरे पंजाब को उथल पुथल कर दिया था। मिट्ठू सिंह की हलाकत पर तो वो जमीन आसमान एक कर देंगे और तलाश और तफ्तीश के नाम पर पूरे सूबे में हंगामा बर्पा हो जाएगा। बेहतर है कि हम मिट्ठू सिंह की कहानी खत्म करके अपने ठिकाने पर लौटने तक कम से कम नजरों में आएं। डॉक्टर चौहान ने मेरे मौकिफ की तायद की। कुछ देर सोचने के बाद सुखबीर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी असल काम तो तुम्हें करना है और अंदाजा हो रहा है कि सचमुच मिट्ठू सिंह के अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है। ठीक है, ड्राइवर और हम दोनों के अलावा सिर्फ एक साथी जीप में हमारे साथ जाएगा। हम हथियार छुपाकर साथ लेकर जाएंगे और मिट्ठू सिंह के दरबार वाले पिंडाल के ऐन पास पहुंचकर निकालेंगे। मैं 8 गोलियों के एक लोडेड मैगजीन के साथ 32 बोर का ये कोल्ट पिस्तौल पिंडोरी गोला में मिट्ठू सिंह की हवेली में तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम्हारा रिवॉल्वर मेरे पास होगा। मैंने कहा, ठीक है, हम वहाँ के हालात का जायजा लेकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हारे बंदे पक्के और भरोसे लायक हैं। सुखबीर ने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो। एक तो मेरा ये शेरदिल सिंह होगा, अभी कुछ ही देर में मेहताब सिंह भी हाजिर होगा। हमारे पास काम के बंदों की कोई कमी नहीं और सबके सब जान देने और लेने के लिए हरदम तैयार और आंखें बंद करके भरोसा करने के काबिल हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर अमरदीप भाई को सब ठीक होने का यकीन दिलाने के बाद गांव रवाना कर देता हूँ। तुम शेरदिल को मेरे साथ भेज दो। सुखबीर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमरदीप सैया को इत्मीनान दिलाने के लिए गोल्डन टेम्पल इतना बड़ा है कि उन्हें तलाश करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं समझ सकता था कि वो गुर्गे 12 शख्स फिलहाल मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। ताहम मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, लिहाजा मुझे भला क्या फर्क पड़ता। हमारे साथ डॉक्टर चौहान भी उठ खड़ा हुआ। सुखबीर गोल्डन टेम्पल से अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ था। उसके बावजूद ताहद नजर फैले गोल्डन टेम्पल में हजारों लोगों के दरमियान अमरदीप को तलाश करना उसके लिए आसान न था। लेकिन डॉक्टर चौहान का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ कि अमरदीप उस वक्त अकाल तख्त से मुल्हिक अहाते में कीर्तन की बड़ी महफिल में शरीक होगा। सुखबीर और डॉक्टर चौहान के साथ मुझे भी कीर्तन में शरीक होना पड़ा, जिसके इख्तिताम पर हलवे जैसी शीरीनी बतौर तबर्रुक तकसीम की गई। अमरदीप ने मुझे सही सालिम हालत में देखकर इत्मीनान का सांस लिया। सुखबीर ने मुस्कुराते हुए अमरदीप को कहा, आप बेफिक्र होकर जाओ भाई, जाकिर से मामलात तय हो गए हैं। ये तो वाकई महापुरुष निकले। मैं कल इसे अपने साथियों से मिलवाने डमडी टकसाल लेकर जाऊंगा। हो सकता है इसे छाजली पहुंचने में 1 आध दिन और लग जाए, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी तमाम गलतफहमी दूर हो गई है। यूं समझो ये अपनों के पास पहुंच चुका है। अमरदीप ने यह सुनकर मेरी तरफ देखा। मैंने सर हिलाकर सुखबीर की तायद की तो उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान उमड़ आया। डॉक्टर चौहान ने अमरदीप को मजीद मुतमईन करने के लिए सुखबीर को कहा, मैंने कहा था ना पाजी कि ये बंदा कुंदन की तरह खरा है। आखिर वाहिगुरु ने हमें भी जांच रखने वाली आंख दे रखी है। सुखबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपकी पारख नजरों पर कब शक किया है डॉक्टर साहब, लेकिन एहतियात हमारे सबसे पहले उसूलों में से एक है। बाकी हम सब आपकी क़यादत में ही अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। हमें आप पर फख्र है क्योंकि आप अपने ठोस दलाइल के जरिए हमारे सिख भाइयों को खालिस्तान तहरीक में शामिल होने के लिए जिस आसानी से कायल कर लेते हैं वो हम में से और किसी के बस की बात नहीं। हमने गर्मजोशी से अमरदीप को रुखसत किया और उसके बाद डॉक्टर चौहान को साथ लेकर सुखबीर के ठिकाने की तरफ वापस चल दिए। सुखबीर ने अपनी गन लिबास में छुपा रखी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो पलक झपकते में मुझे निशाने पर रख सकता है। हम सुखबीर के ठिकाने पर पहुंचे तो वहाँ अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दी। आसपास के कमरों में कम से कम 8-10 अफराद मौजूद थे जो आपस में बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे। अपनी आवाजों से वो सब के सब जवां उम्र लग रहे थे। सुखबीर ने मेरी तवज्जो भांपते हुए बताया, ये सब मेरे साथी हैं, एक से बढ़कर एक दलेर और जांबाज, अपनी धर्म की इज्जत के लिए सर कटाने को तैयार हैं। इनमें से कई निहंग हैं और 2-3 अमृतधारी। हम अपने कल के मिशन में कामयाब होकर आ जाएं, फिर मैं इन सब से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। मैंने उसकी बात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अगर वो अपनी एहतियात और शक की चादर बदस्तूर ओढ़े रखने पर बजिद था तो मुझे क्या पड़ी थी कि अपनी सफाई पेश करने में वक्त जाया करता। चुनाचे मैंने डॉक्टर चौहान से तबादला ख्याल ज्यादा मुनासिब समझा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप खालिस्तान के क़याम की जिद्दोजहद में मास्टर तारा सिंह के किरदार पर क्या ख्यालात रखते हैं
और क्या वो आप लोगों की तरफ से मुसल्लह जिद्दोजहद से पूरी तरह वाकिफ हैं? अगर हाँ तो वो आप लोगों की हिमायत करते हैं या मुखालिफ हैं? मेरे सवाल सुनकर डॉक्टर चौहान ने एक गहरी सांस खींची। सुखबीर भी सुन रहा था, लेकिन उसने डॉक्टर चौहान को जवाब देने का मौका दिया। चंद लम्हों तक अपने ख्यालात यकजा करने के बाद डॉक्टर चौहान ने कहा, भाई जाकिर, तुमने मास्टर तारा सिंह का जिक्र करके हमारे दिल के जख्म छेड़ दिए हैं। हकीकत यह है कि अपने आप को खालिस्तान का बाबा आदम कहलाने वाले उस शख्स ने ही अपनी कौम की आजादी की राह खोटी की है। डॉक्टर चौहान के चेहरे पर दुख के आसार गहरे हो गए। वो बोला, तुम्हें शायद पता ना हो, मास्टर तारा सिंह ने जो गलती की है उसका खमियाजा आज हमारी दूसरी नस्ल भुगत रही है। बरतानवी हुकूमत ने 1922 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर स्टेटस काउंसिल के इंडियन सेक्रेटरी सरदार बहादुर शिवदेव सिंह के जरिए सिखों से कहा कि सिख अगर अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लें तो उन्हें पंजाब में तीसरी आजाद कुव्वत के तौर पर सामने लाया जाएगा। उनका वजूद एक अलग कौम का होगा। इसका जवाब मास्टर तारा सिंह ने यह दिया कि ये तजवीज कबूल करके वो अपने मुंह पर कालक नहीं मलना चाहता, लेकिन फिर सिखों के मफादात से गद्दारी करके अपने मुंह पर कालक मलने पर उन्हें कोई शर्म न आई। सिखों के सबसे बड़े रहनुमा मास्टर तारा सिंह के बारे में डॉक्टर चौहान के इस बयान पर रद्द अमल जानने के लिए सुखबीर के चेहरे का जायजा लिया तो उसे ताईद में सर हिलाते पाया। डॉक्टर चौहान ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, ये बात काबिल जिक्र है कि 1929 में जब बाबा खड़क सिंह ने तीसरी कौम के तौर पर सिख को अलग कौम मानने का मुतालबा किया तो कांग्रेस के खुफिया हाथ ने उन्हें सिख क़यादत से अलग करके उनकी जगह मास्टर तारा सिंह को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनवा दिया, जो शक्ल सूरत से सिख होने के बावजूद हिंदू मफादात के मुहाफिज का किरदार अदा कर रहा था। इस मौके पर सुखबीर ने डॉक्टर चौहान की ताईद में बात आगे बढ़ाई। बोला, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा कर दिया, लेकिन मास्टर तारा सिंह ने सिखों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने की बजाय मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के मुतालबे की मुखालिफत शुरू कर दी। डॉक्टर चौहान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हकीकत यह है कि सिख कौम को जितना नुकसान मास्टर जी ने पहुंचाया है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के इशारे पर मास्टर तारा सिंह ने सिख कौम के हमदर्द लीडरों को अलग करके सिख कौम की गर्दन कांग्रेस के हाथ में दे दी। सुखबीर ने जज्बाती लहजे में कहा, बाद में ये बात भी खुल गई कि कांग्रेस ने मास्टर तारा सिंह, सरदार बलदेव सिंह और महाराजा पटियाला तीनों से अलग अलग मुआहिदा कर रखा था और तीनों को यकीन था कि कांग्रेस ने सिर्फ उससे मुआहिदा किया है। महाराजा पटियाला से कहा गया कि तुम आजादी के बाद सिख बादशाहत के वाहिद हकदार हो, तुम मुसलमानों को यहाँ से भगा दो और इस मुआहिदे को किसी पर जाहिर न करना। डॉक्टर चौहान ने सुखबीर की बात आगे बढ़ाई। बोला, सरदार बलदेव सिंह रियासत पटियाला के रहने वाले थे, लेकिन बिहार में उनका कारखाना था। उनसे कहा गया कि आपका मफाद इसी में है कि पंजाब तकसीम हो जाए। इस तरह आप अपनी सनत को ज्यादा से ज्यादा तरक्की देकर सिखों के बिरला और नाना बन सकेंगे और इस तरह आप सिख पंथ की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। 17 मई 1947 को ज्ञानी अवतार सिंह ने अपने खिताब में खालसा कौम को खबरदार किया था कि जब तक सिख ब्राह्मण से आजादी हासिल नहीं करेंगे बतौर कौम हमारा वजूद खतरे में रहेगा। लेकिन उनकी बात पर हमारी कौम ने कान न धरे, जिसका नतीजा हम उस वक्त तक भुगतेंगे जब तक अपने जोरे बाजू से खालिस्तान हासिल न कर लें। इस मौके पर सुखबीर खुद पर काबू न रख सका और गुफ्तगू की डोर अपने हाथ में लेते हुए जज्बाती लहजे में कहने लगा, पंजाब भारत की सबसे अमीर रियासत थी जिसकी जमीन सोना उगलती थी। हम अजनास के मामले में न सिर्फ खुद कफील थे बल्कि दीगर रियासतों का भी पेट भरते थे। इस जरखेज जमीन की वजह से हिंदू मंसूबा साजों ने पंजाब की धरती को सनतों के लिए मौजू नहीं समझा। हमारी अजनास निहायत कम कीमत पर उठाई जाती हैं, जिसकी वजह से किसान गरीब और कारखानेदार ताकतवर होते जा रहे हैं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, जाकिर भैया, तुमको शायद पता ना हो, हिंदुस्तान बनने के फौरन बाद से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे पंजाब की सोना उगलती जमीनों पर हिंदुओं ने कब्जा शुरू कर दिया है। फौज में पहले 40% सिख फौजी होते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आहिस्ता आहिस्ता सिख नौजवानों की भर्ती कम करके दूसरी कौमों की तादाद बढ़ाती गई और अब फौज का बमुश्किल 12% हिस्सा खालसा जवान है। डॉक्टर चौहान ने उसकी तायद करते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, पाकिस्तान से लाखों सिख शरणार्थियों के आने के बाद सूबे में हमारी अक्सरियत और बढ़ गई थी, लेकिन हमारे महकमों में ज्यादातर अफसर और अहलकार हिंदू ही रहे और आज भी 90% के करीब सरकारी अफसर हिंदू हैं। हत्ता के स्कूलों में उस्तादों की भारी तादाद भी हिंदू है जो हमारी नई नस्ल को हिंदी जबान में ब्राह्मणों की तालीमात सिखा रहे हैं। इस मौके पर मैंने कहा, मुझे आपकी कौम से हमदर्दी है।
لیکن ہمارے کشمیر پر تو اس سے بھی زیادہ سنگین مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ ہم غربت اور مفلسی کے عالم میں ان بنیوں کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور کئی نسلوں سے ان کے ہاتھوں سودی قرضوں کے نتیجے میں گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان بدبختوں نے کشمیر کے 2 حصے ہونے کے بعد مذہبی نفرت سے مجبور ہو کر ہماری قوم پر قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ کیا ہوتا تو ہم لوگ اب بھی غلام بن کر سر جھکائے ان کے ظلم و ستم سہ رہے ہوتے۔ ہمارے بے گناہ نوجوانوں کے خون نے ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا اور انشاءاللہ ہم ان کو اتنے زخم لگائیں گے کہ یہ ہمارا کشمیر چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر چوہان نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے ذاکر بھائی؟ نہرو سرکار نے ہمارے نوجوانوں پر کم ظلم و ستم کیے ہیں؟ ہمارے ہزاروں نوجوان اب بھی بغیر کسی مقدمے کے جیلوں میں بند ہیں، کتنے ہی ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ لیکن نہرو سرکار کی طرف سے سکھ قوم کو ہندو دھرم کا حصہ قرار دینے والا قانون پاس کرنے کے بعد ہماری خالصتان تحریک میں اصل جان پڑی ہے۔ تمہیں پتا ہوگا کہ گرو نانک بھی مسلمانوں کی طرح ایک رب پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کالے قانون کے ذریعے ہمیں ہندو دھرم کا ہی ایک فرقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، مسلمان اور سکھ دونوں خدائے یکتا کی عبادت کرتے ہیں، دونوں قومیں ایک دوسرے کی فطری اتحادی ہیں جن میں کئی چیزیں مشترک ہیں، لیکن موجودہ حالات میں سب سے اہم اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دشمن بھی ایک ہے جس سے ہمیں ہر قیمت پر آزادی حاصل کرنی ہے۔ ڈاکٹر چوہان نے میری تائید کی۔ اس نے کہا، بلا شبہ اس سچائی کو تسلیم کرنے میں ہی دونوں قوموں کی بھلائی ہے۔ اس لیے جب امردیپ بھائی نے آپ کا پیغام مجھے پہنچایا تھا تو خوشی اور جوش کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ دونوں قوموں کے درمیان تعاون کے کئی طریقے سوچتے صبح ہو گئی تھی، جس میں سب سے خاص بات تو وہی تھی کہ اگر خفیہ پولیس والے ہمارے کسی بندے کے پیچھے پڑ جائیں تو اسے بڑی آسانی سے کچھ مہینوں کے لیے کشمیر میں پناہ دلائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تو جموں و کشمیر میں آباد سکھ بھی آزادی کی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور تربیت اور ہتھیاروں سے لیس ہونے کے بعد وہ ضرورت پڑنے پر یہاں آ کر خالصتان کے قیام کی جدوجہد میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تبھی مجھے ایک خیال آیا اور میں نے ڈاکٹر چوہان اور سکھبیر سے بیک وقت پوچھا، آپ لوگوں کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ آپ کو بہت بڑی فوجی طاقت سے مقابلہ درپیش ہے جو ٹینکوں اور توپوں اور جنگی جہازوں سے لیس ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ چاہے کتنی بھی بڑی تعداد میں ہوں، ان معمولی ہتھیاروں سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو بھاری ہتھیاروں کی بہت بڑی تعداد درکار ہے۔ کیا آپ اس حوالے سے کچھ کوششیں کر رہے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ دونوں چند لمحوں تک مشورہ طلب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ مجھے لگا کہ میں نے قبل از وقت یہ موضوع چھیڑ دیا ہے، چنانچہ میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا، چلیں رہنے دیں، اس معاملے پر کل اپنی مہم سے واپسی کے بعد تفصیل سے بات کریں گے۔ ویسے ہم لوگ بھی اب تک ہلکے ہتھیار ہی حاصل کر سکے ہیں، اگر کہیں سے ہیوی یا کم از کم لائٹ مشین گنیں ہاتھ لگ جائیں تو ہم قابض ہندوستانی فوج کو مزہ چکھا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر ان دونوں نے میری توقع کے عین مطابق صرف تائید میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہم دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے، تاہم ہر بار گھوم پھر کر ہم نہرو سرکار کی نام نہاد جمہوری حکومت کی طرف سے کشمیر کی مسلمان اکثریت اور سکھ قوم کے خلاف بڑھتی ہوئی زیادتیاں گفتگو کا محور بن جاتی۔ شام ڈھلے ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر ڈاکٹر چوہان نے ہوشیار پور واپس جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کل ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوگی، اسے آپ تک کیسے پہنچائیں؟ ڈاکٹر چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے سب طریقے سکھبیر اچھی طرح جانتا ہے، میں بےتابی سے تم لوگوں کی طرف سے کامیابی کی اطلاع ملنے کا انتظار کروں گا۔ میں نے مزید کرید مناسب نہ سمجھی۔ سکھبیر ڈاکٹر چوہان کو رخصت کرنے کے لیے غالباً ہرمندر صاحب کے بڑے پھاٹک تک گیا تھا کیونکہ اسے واپسی میں بہت دیر لگ گئی۔ اس دوران میں اس کا دست راست شیر دل سنگھ مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ اس نے بھی اب اپنے ہتھیار پوشیدہ کر لیے تھے، لیکن اسے یقیناً احتیاط سے میری نگرانی کی ہدایت ملی ہوگی، اس لیے وہ سکھبیر کے آنے تک وہیں موجود رہا۔ رات کا پہلا پہر ڈھلتے ہی میں نے اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیا اور حسب معمول ایک بالکل اجنبی جگہ اجنبی بستر پر شب بسری کے باوجود مجھے سونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ میرے لحاف سر پر کھینچنے تک سکھبیر اسی کمرے میں موجود تھا، تاہم رات کو آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلا تھا۔ میں کروٹ بدل کر ایک بار پھر گہری نیند سو گیا۔